स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 146 पढ़ेंगे। सेक्शन 146 इज को श्योरिटी इज लायबल टू कंटिन्यू इक्वली। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में श्योरिटीज एक से ज़्यादा हैं और उन्होंने चाहे अपना श्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट मुश्तरका तौर पे किया हो या हर बंदा अलग-अलग इंडिविजुअली उस कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी बना हो, लेकिन डेट या परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी वो सेम है जिसके लिए वो लोग श्योरिटी बन रहे हैं, और चाहे उनको दूसरे श्योरिटी के बारे में इल्म है या नहीं है, वो जब प्रिंसिपल डेटर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा अपना डेट परफॉर्म करने से, डेट पे करने से या प्रॉमिस परफॉर्म करने से, तो वो तमाम श्योरिटीज जो हैं वो इक्वली लायबल होंगे अपनी ड्यूटी को पे करने के लिए। ये उस वक्त शर्त कंडीशन अप्लाई होगी व्हेन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अगर उन्होंने इससे हट के स्पेसिफिकली आपस में कुछ डिटेल्स डिटरमिन की हुई हैं तो फिर वो उसके हवाले से लायबल होंगे। इसको मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि ए ने बी से लोन लिया 30,000 रुपीज़ का। सी, डी और ई ये तीन आदमी श्योरिटीज बनते हैं। अब चाहे वो अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट करके श्योरिटी बनते हैं या एक ही कॉन्ट्रैक्ट में तीनों जॉइंटली श्योरिटी बनते हैं, लेकिन डेट वो सेम है 30,000 का। अब अगर ए डिफॉल्ट कर जाता है तो बी इन श्योरिटी से वो डेट क्लेम करेगा 30,000 का, तो तीनों श्योरिटीज को 10,000 ईच पे करना होगा। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि वो क्रेडिटर बी जो है वो किसी से भी ये पूरा डेट क्लेम श्योरिटी से कर सकता है, और श्योरिटी ये नहीं कह सकता कि मैं सिर्फ अपने हिस्से का पे करूंगा, बाकी आप दूसरों से लो लो। हर श्योरिटी इंडिविजुअली इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी वो लायबल होगा पूरा डेट पे करने का, लेकिन इन आपस में वो तीनों शेयर करेंगे। बाद में वो बाकी जो दो श्योरिटीज हैं उनसे उनके हिस्से के 10,000 वो क्लेम कर सकता है। तो जहां पे कोई एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजुअली मौजूद ना हो, तीनों श्योरिटीज जो हैं वो इक्वली उस डेट को शेयर करेंगे। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी मौजूद है, उसकी एग्जांपल ऐसे है कि इसी हम 30,000 वाले लोन की एग्जांपल लेते हैं कि इसमें सी, डी और ई तीनों श्योरिटी बनते हैं, लेकिन ये तीनों आपस में ये डिसाइड करते हैं कि सी जो है वो 15,000 पे करेगा, बी जो है वो 8,000 पे करेगा, 8,000 का श्योरिटी होगा, और ई जो है वो 7,000 का श्योरिटी होगा। तो अब अगर ए डिफॉल्ट कर जाता है तो उस सूरत में सी जो है वो 15,000 उसने श्योरिटी दी थी, 15,000 पे करेगा, 15,000 का लायबल होगा। डी जो है उसने 8,000 की श्योरिटी दी थी, वो 8,000 के लिए लायबल होगा। सी जो है उसने ई जो है उसने 7,000 की श्योरिटी दी थी, वो 7,000 पे करेगा। ये एग्जांपल है व्हेन देयर एग्जिस्ट सम कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। अदरवाइज जहां पे उस डेट के लिए वो तीनों श्योरिटीज बनेंगे तो दे विल बी इक्वली लायबल, एवरीवन विल शेयर इक्वली। इसी तरह सेक्शन 147 है लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटीज बाउंड इन डिफरेंट सम्स। अब अगर को श्योरिटीज जो हैं वो डिफरेंट सम्स के लिए बाउंड है, जैसे अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दी थी, तो उसमें हर आदमी अपने लोन की लिमिट तक पे करेगा, और जिस आदमी पहले जहां तक उसकी लिमिट है वहां तक वो इक्वली शेयर करेंगे, उससे आगे वो लोग बाकी खुद शेयर करेंगे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं आपको पहले ये रीड आउट करता हूं, फिर मैं आपको इलस्ट्रेशन से इसको समझाता हूं। Co-sureties who are bound in different sums are liable to pay equally as far as the limits of their respective obligations permit। तो जहां पे वो डिफरेंट सम्स के लिए श्योरिटी दे रहे हैं, जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल में कहा था, कोई एक 15,000 का है, एक 7,000 का है, एक 8,000 का है, तो जहां पे, और ये उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इंडिविजुअल हैं, अलग-अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं, जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो उसमें हर श्योरिटी अपना जितनी उसकी लायबिलिटी उसकी मैक्सिमम की हद तक वो इक्वली शेयर करेंगे, बाकी वो लोग दूसरे पे करेंगे। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि ए, बी और सी जो हैं वो डी के लिए श्योरिटी बनते हैं। अब डी श्योरिटी किस तरह वो बनते हैं
ए कहता है कि वो 10,000 पे करेगा इन केस ऑफ डिफॉल्ट, 10,000 रुपये की अमाउंट तक वो जिम्मेदार होगा। बी कहता है कि वो 20,000 की अमाउंट तक इन केस ऑफ डिफॉल्ट जिम्मेदार होगा। सी कहता है वो 40,000 की अमाउंट तक इन केस ऑफ डिफॉल्ट जिम्मेदार होगा। अब डी जो है वो डिफॉल्ट कर जाता है, लेकिन उसका डिफॉल्ट है 30,000 का, 30,000 की अमाउंट के लिए डी डिफॉल्ट करता है। अब ए ने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी? 10,000 की। बी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 20,000 की। सी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी 40,000 की। अब ये नहीं हो सकता कि सी जो है, चूंकि वो 40,000 तक की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी और 30,000 का डिफॉल्ट है तो वो अकेला 30,000 पे करे। नो, इसमें दे विल शेयर इक्वली, वो इक्वली शेयर करेंगे, लेकिन अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ देयर प्रॉमिस। ए का प्रॉमिस कितना था? 10,000 का। वो अपने प्रॉमिस की मैक्सिमम लिमिट 10,000 तक वो लायबल होगा। बाकी बच गए 20,000। 20,000 में बी और सी दे विल शेयर इक्वली 10,000, वो तीनों वो शेयर करेंगे। 30,000 की जो लायबिलिटी है वो परफॉर्म हो जाएगी। अब इसमें हम एक सेकंड सिनेरियो डिस्कस करते हैं। यही कंडीशन है, ए 10,000 का लायबल है, बी 20,000 का, सी 40,000 का, और डी का जो डिफॉल्ट है वो है 40,000 का। अब यहाँ पे फिर वही बात कि सी को नहीं कहा जाएगा कि वो 40,000 पूरा पे करे। इसमें ए की लायबिलिटी कितनी होगी? उसका वो 10,000 है, वो 10,000 की हद तक पे करेगा। अब बाकी बच गए 30,000। अब 30,000 जो है वो सी, बी और सी वो इक्वली शेयर करेंगे। मीन्स एक बी की लायबिलिटी 20,000 थी, सी की लायबिलिटी 40,000 थी, तो वो दोनों 15,000 इक्वली शेयर करेंगे। अब एक और सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं। लायबिलिटीज इसी तरह ही हैं, ए की 10,000, बी की 20,000, सी की 40,000 और डी का डिफॉल्ट है 70,000 का। तो यहाँ पे हर आदमी अपने रिस्पेक्टिव शेयर के हवाले से लायबिलिटी पूरी करेगा। ए 10,000 पे करेगा, बी 20,000, सी 40,000 और टोटल 70,000 का डेट पे हो जाएगा। तो इट मींस जो क्रक्स है इस सेक्शन का वो ये है कि तमाम श्योरिटीज इक्वली शेयर करेंगे बट सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ देयर प्रॉमिस। बी जैसे इसमें ए का 10,000 का प्रॉमिस है तो वो शेयर करेगा बाकियों के साथ इक्वली बट टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 10,000 जो उसकी मैक्सिमम लिमिट है। बी शेयर करेगा इक्वली ए के साथ और सी के साथ, लेकिन 20,000 से ऊपर वो नहीं जाएगा। अप टू द लिमिट ऑफ 20,000 वो इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। Thank you very much.